नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते चैनल बिंद हिलट पर। एक मुलाकात नेताजी के साथ के एक नए संस्करण को लेकर हम आज आ पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो त्योथर में किसी पहचान के मोहताज नहीं। अगर विपक्ष का कोई चेहरा है त्योथर में तो वो आप ही हैं। आइए हम स्वागत करते हैं रमाशंकर पटेल जी का। नमस्कार, धन्यवाद आपको भी और आपके साथी कैमरामैन को भी कि आप लोग यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र के दूरांचल गांव में आप आए हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, समय ना गवाते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आप परिवारवाद से राजनीति में आए, ये सफ़र कैसा रहा आपके हिसाब से? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि हम परिवारवाद से आए हैं, लेकिन मेरे पूज्य पिता का राजनीतिक जीवन लगभग 44 साल का था। उनके पूरे जीवन कार्यकाल में उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी चुनाव में कभी शामिल होने नहीं दिया। और हम लोग पढ़ते लिखते थे, पढ़ाई लिखाई जब पूरी के साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास 2009 में हो गया, तो हमको राजनीति में आना पड़ा। और वो हमारी व्यक्ति इच्छा नहीं थी, सारे समर्थकों की इच्छा थी, इसलिए मैं राजनीति में आया। हो गया ये। देखिए, हमारा ऐसा सोचना था, जनता के बीच में ये आवाज़ आई कि पुराने समय में पिता के बाद पुत्र आता था, उस हिसाब से हमारा ये सवाल था। आप भाव विभोर हो गए शायद, तो मैं सवाल बदलता हूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप राजनीति में आए तो कोई ना कोई आपका गुरु रहा होगा। आप अपना राजनीतिक गुरु किसको और क्यों मानते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक रूप से हमारे पूज्य पिता के जो आदर्श थे वो स्वर्गीय शास्त्री जी थे। यहाँ से पूर्व सांसद थे, विधायक थे वो। और उनका जो राजनीतिक जो दौर रहा है बिल्कुल निष्कलंक रहा है, कहीं एक भी कालिक नहीं थी। मैं व्यक्तिगत अपने राजनीतिक जीवन में अपना आदर्श मैं अपने पूज्य पिता को मानता हूँ। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो वर्तमान दौर राजनीति का है, इस वर्तमान दौर में एक अलग छवि बनाना और ऐसी छवि कि जिस छवि पर एक दाग न हो, न तो जाति पात का, न किसी भ्रष्टाचार का, न किसी कोई चारित्रिक दाग। वो कहा करते थे कि मुझे इस बात का गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है कि स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और वो ये कहा करते थे कि जनतंत्र में जनता ने मुझे विधायक एक ही बार बनाया है। वो अपने जीवन काल में 9 चुनाव लड़े हैं, 77 से लेके और 2008 तक, उसमें एक लोकसभा भी है। प्रदेश में शायद वो गिनती के नेताओं में से रहे हैं कि जो लंबे समय तक कंटिन्यूटी में इलेक्शन फाइट किए और उनकी कभी जमानत जब्त नहीं हुई। जनता का सम्मान उनको हमेशा मिला। तो इन तमाम चीज़ों को देख के मुझे लगा कि नहीं, व्यक्तिगत जीवन भी होता है, लेकिन चूंकि जो ये एसेट्स मेरे पूज्य पिता ने बनाई है, इस एसेट्स को यदि सबकी इच्छा है तो मैं घटने नहीं दूंगा। मैं इसको इसी रास्ते पर चल के बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं निसंदेह 2 बार जो आपको जन समर्थन मिला है, काबिले तारीफ रहा है। तो अब जैसे कहा जाए, 2 बार आप पर पार्टी ने भरोसा किया, टिकट दिया आपको, फिर भी सत्ता में ना आ पाने का कारण आप किस चीज़ को मानते हैं? देखिए, मैंने इस काम को बहुत कठिन काम मैं समझता था कि राजनीति में आना और चुनावी राजनीति में शामिल होना बहुत कठिन काम है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि बार बार असफलता के बाद भी चुनावी राजनीति में शामिल होना और जनता के बीच बने रहना बहुत एवरेस्ट की चढ़ाई, चोटी पे चढ़ने के समान था। लेकिन मेरा लक्ष्य विधायक बनना पर नहीं है, सांसद बनना पर नहीं है। मेरा लक्ष्य ये था कि जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए यदि हम दिन 24 घंटे में जब हम बिस्तर पर जाते हैं सोने शाम को, तो जब हम आकलन करते हैं दिन भर का, और यदि किसी एक आदमी की मैंने मदद कर दी तो मुझे लगता है कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं उस भाव से राजनीति में हूँ और आगे भी
बराबर रहूँगा। हाँ, लोकतंत्र में चुनाव होता है 5 साल में, तो चुनाव में सहभागी होना स्वाभाविक है, चुनाव में जाना चाहिए। और मेरे लिए सफलता असफलता मायने नहीं रखती। हाँ, ज़रूर है कि मेरा हर बार प्रयास होगा कि मैं चुनाव जीतूँ। अभी जो नवंबर में चुनाव होना है, ये पार्टी का काम है। पार्टी टिकट देती है नहीं देती है, पार्टी का अपना पैमाना है। उस पैमाने पे मैं फिट बैठूंगा तो पार्टी मुझे यदि मौका देगी तो पुरानी गलतियों को सुधारते हुए फिर मैं मैदान में आऊँगा और प्रयास करूँगा कि इस बार मैं चुनाव जीतूँ और जनतंत्र में जो सबसे बड़ा सदन है, जो हमारी विधायिका है, वहाँ हम पहुँचे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जैसे मेरा सवाल अभी भी यथावत है। मैंने ये पूछा कि एक्चुअली में आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे कांग्रेस में गुटबाजी की भी जनता से बात छुपी नहीं है, तो ऐसी क्या विसंगतियां बनी थीं कि कांग्रेस पार्टी का इतना जलवा होने के बावजूद भी यहाँ मुँह खानी पड़ी। देखिए, ये जो रीवा जिला हमारा खास तौर से जो त्योंथर विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा बिंद पिछले लगभग सरकार तो हमारी पिछली बार बनी थी, जनता ने हमें को जनमत दिया था और सरकार में हम थे भी 15 महीने के। ऐसा हम जरूर यहाँ तो रीवा जिले में 8 सीट हारे, त्योंथर हम हारे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं हुई। यदि आप वोट का रेशियो देखें 8 विधानसभा का, तो 8 विधानसभा में हमारे वोट बढ़े हैं। होता क्या है, जब किसी दल की कोई सरकार होती है और ख़ासतौर से जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार चुनाव किस तरीके से लड़ती है, मुझे लगता है कि मैं इस कैमरे के माध्यम से बताऊंगा तो ज़्यादा लोगों के बीच बात जाएगी। जो हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम है, चाहे वो NRM का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सहायिका हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे उषा कार्यकर्ता हो, चाहे सचिव हो, अभी विकास यात्रा निकली है। किस तरीके से सरकारी महकमे का उपयोग सरकार करती है, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जनतंत्र कहीं दिखता नहीं है, पैसे का प्रबंधन। जैसे आपने विकास यात्रा को कहा, तो विकास यात्रा तो मध्य प्रदेश शासन ने निकाली थी, तो उसमें तो प्रशासनिक प्रणाली तो दिखना लाजमी बात है। यही तो बात है ना कि हमको जरा ये बताइए कि एक पुरानी सरकारें भी रही हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हैं, बहुत सारी हैं। जिस तरीके से जो विकास यात्रा में जनता नहीं दिखी कहीं, 10-10 गाड़ी का काफिला, 15-15 गाड़ी का काफिला, सारे जो मैंने अभी आपसे कहा कि सारे कर्मचारी रहा करते थे उन सभाओं में। सारी पंचायतों को कहा गया कि तुम टेंट का पैसा निकालो, नाश्ते का पैसा निकालो और खर्च करो, लोगों को ले आओ। अमित शाह जी सतना भी आए थे। इसी तराई अंचल त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से भी बसें आई थी, खाली बसें गई थी, एक बस में 7 आदमी 8 आदमी इस तरीके से गए थे। तो सरकार भयभीत है और सरकार का पूरा सिस्टम को कोलैप्स कभी नहीं किया कि सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी, मेरा आरोप है कि सिस्टम को कोलैप्स कर रही है। सरकार चलाने के लिए सरकार जो जनता के बीच पैसा खर्चा होना चाहिए, जो समय अधिकारी को देना चाहिए। विकास यात्रा के दौरान तहसील के अंदर लोग जाते थे, उस समय का आप जरा पता करिएगा, पेशी हुई हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी मिला नहीं वहाँ पर तहसीली में। सारा अमला, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, सब के सब फील्ड में विकास यात्रा में शामिल थे। ऐसा कभी नहीं हुआ इस तरीके से, मेरा ऐसा मानना है। आपने विकास की बात की, तो मैं अगला सवाल ही विकास से करना चाहूँगा। मैं आपसे अगर पूछूं कि त्योंथर में हो रहे मौजूदा विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस पूरे ज़िले में इस तराई अंचल का त्योंथर और जो जवा तहसील है, सिरमौर विधानसभा जवा तहसील में आती है, सबसे ज़्यादा उपेक्षा यहाँ की हुई है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पूज्य पिता 93 से 98 तक विधायक थे यहाँ के, और 1996 में 96-97 के दौरान उन्होंने 100 बिस्तर का अस्पताल मंजूर करवाया है त्योंथर के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि 100 बिस्तर का अस्पताल आज से 22-23 साल पहले सेंक्शन जो हुआ था, यदि त्योंथर में बन जाता तो इस पूरे तराई अंचल को, जो लोग संजय गांधी भग के जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, वो सुविधाएं मिलती लोगों को, और त्योंथर जिला बनने की क्राइटेरिया में भी आता। आज हमारे यहाँ डीजे कोर्ट है, 100 बिस्तर का अस्पताल होता, और उस समय संजय गांधी के बाद इकलौता 100 बिस्तर का अस्पताल जो त्योंथर के लिए सेंक्शन हुआ था, वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने बनने नहीं दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जगह के अभाव में नहीं बनने दिया,
जबकि दुनिया भर की जगह अभी भी खाली पड़ी है। अभी वो 100 बिस्तर का अस्पताल 50 बिस्तर में तब्दील होकर बन रहा है। 50 बिस्तर सिरमौर चला गया, और कहाँ बन रहा है? जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे जगह भी नहीं है। भाई आप जब विकास करोगे, विकास का नज़रिया आपका दुरुस्त होगा तो सब कुछ होगा। आज त्योंथर जिला नहीं बना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा आरोप है कि जबकि विधायक यहाँ से होते रहे हैं, सांसद होते रहे भारतीय जनता पार्टी के, और लोकतंत्र में ये कम मौका मिलता है कि हम विधायक बने और हमारी सरकार भी बने। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जनता ने मौका दिया, लेकिन वो 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनवा पाए। यहाँ कोई ITI नहीं है, यहाँ कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। त्योंथर के अंदर सिरमौर चला गया, त्योंथर वाला नवोदय विद्यालय आप लोगों को मालूम हो किसी ज़माने में चला गया था वहाँ पर। ऐसे त्योंथर के लिए ये जो पुल पुलिया दिख रहा है ना आपको, चाहे वो नैना गुरमा का हो, चाहे वो शीतलहा का पुल हो, चाहे आपका गढ़ी का पुल हो। जब मेरे पूज्य पिता विधायक हुए तो उन्होंने आज मेरे पास पूरी कार्रवाई रखी हुई है, विधानसभा उन्होंने लगाया, और उस समय पर शीतलहा का पुल तो उसी समय सेंक्शन मंजूर हो गया था, नैना गुरमा का भी हो गया, तो बहुत सारे पुल पुलिया ये बन गए। बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर, आज भी हमारा तराई अंचल जिले में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, ये मेरा कहना है। आपके हिसाब से विकास उपेक्षित है। अगला सवाल मैं व्यक्तिगत त्योंथर से जुड़ा कर रहा हूँ। त्योंथर में जातिवादिता को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती रहती है, या कहा जाए तो त्योंथर में जातिवादिता दिखाई देती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप आप पे भी लगते हैं? देखिए, ये एक सामाजिक बीमारी है और इसमें समाज के हर वर्ग का कहीं ना कहीं दोष है, हम सब लोगों का। आपकी बात को मैं और पुष्ट करता हूँ कि रीवा ज़िले का आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने पे जाए, यदि वो रीवाड़ी से मिलेगा तो उसका पहला प्रयास होता है कि आपका नाम जाने, आपका सरनेम जाने, और बिना जात जाने आपसे खुले मन से बात नहीं करता वो। और ये भी सही है कि यहाँ से निकलने के बाद फिर वो भोपाल पहुँचता है तो वो जात का मतलब उसका नहीं रह जाता है, लेकिन यहाँ है, इसको हम नकारते नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सामाजिक बीमारी है, ये दूर कैसे होगी? ये दूर होगी हमारे आप सब जो नौजवान साथियों के सामूहिक प्रयास से और सामाजिक शिष्टाचार में। जैसा मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ राजनीतिक रूप से यदि हैं तो आप मेरे शुभचिंतक हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आपके राजनीतिक संबंध भी होने चाहिए, लेकिन हमारे आपके सामाजिक संबंध भी हेल्दी होना चाहिए। हमारा आपका मिलना जुलना भी होना चाहिए। वोट पैमाना नहीं होना चाहिए कि आपने हमको वोट नहीं दिया इसलिए आप हमारे शुभचिंतक नहीं, ऐसा नहीं है। वोट आपने किन्हीं कारणों से हमको नहीं दिया, लेकिन हमारा आपका सामाजिक संबंध मजबूत होना चाहिए। जो मिसाल रही है इस विंध्य प्रदेश में, इस खासतौर से इस विंध्य की, इस रीवा जिले की, यहाँ का आदमी इतना विनम्र, इतना घुलनशील है, तुरंत एक दूसरे से हम मिल जाते हैं, भावनात्मक रूप से संबंध मजबूत कर लेते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, समाज के हर वर्ग के लोगों ने यह सामाजिक अपराध किया है, इसलिए यहाँ जातिपात पनपा है। और काफ़ी हद तक मैं अपने, जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद का चुनाव हमारे त्योंथर में हुआ पिताजी के जस्ट समाज नहीं रहने के बाद। तो मैंने अध्यक्षी का चुनाव हुआ जिसमें सौरभ मिश्रा जी हमारे विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथी हैं, अभी भी हैं वो जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य के रूप में। अध्यक्ष पद पर उन्होंने हमारे विरोधी व्यक्ति को वोट दिया, जिसको हम नहीं चाह रहे थे। कुछ दलीय कोई चुनाव होता नहीं है जनपद का। लेकिन जब उपाध्यक्ष बनाने की बात आई तो उनके पास प्रस्तावक समर्थक तक नहीं था। कभी आप पूछना, घूमते घूमते मिलेंगे वो इस बात को स्वीकार करेंगे। वो उनको बुला के मैंने सौरभ मिश्रा जी को जनपद का उपाध्यक्ष बनाया। और इसी तरीके से नगर पंचायत का चुनाव हुआ हमारे त्योंथर में। स्वजाति व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमारे सुनीता मांझी को टिकट दिया। सुनीता मांझी को मैंने नगर पालिका का अध्यक्ष बनवाया, घर घर जाके। और स्वजाति व्यक्ति 2 BS बहुजन से भी एक निर्दलीय लड़ा था, उसको चुनाव हुआ, हारे, दोनों लोग हारे। शिवशंकर विश्वकर्मा, जिस वार्ड से हमेशा कुर्मी जीतता है, वार्ड नंबर 5 मैं बता रहा हूँ, पता करिएगा, आप सर्वे करिएगा। उस वार्ड में मैंने किसी कुर्मी को उम्मीदवार नहीं होने दिया, समझा बुझाया, उनको बिठाया कि भाई समाज में सबको साथ में लेकर चलना है। शिवशंकर विश्वकर्मा को मैंने वहाँ से पार्षद बनवाया, फिर नगर पालिका मैंने उनको उपाध्यक्ष बनवाया। अभी तत्काल नगर पंचायत के चुनाव में विद्यासागर शुक्ला जी, उनकी श्रीमती चुनाव जीती। आप पता करिएगा, हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे वो, हालांकि हमारे सिम्बल से चुनाव नहीं लड़े वो अपनी रणनीति के हिसाब से। फिर भी मैंने उनको गले लगाया और नगर पालिका को मैंने उनको अध्यक्ष बनाया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दबाव बना के उनको भाजपा में शामिल करा लिया। ये बात मैं भी जानना चाहूँगा। ये जनता के बीच में सुनने में आया है कि कांग्रेस पार्टी में होते हुए शुक्ला जी अचानक से बीजेपी में चले गए, इसमें गहरा राज है, क्या कुछ स्पष्ट कर पाएंगे? ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? मेरे पास आदेश कापी मैं आपको दे देता हूँ।
जब उनकी श्रीमती जी जनपद की नगर पालिका की अध्यक्षा थी, नगर पंचायत की, तो उनके ऊपर एक आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा। उनका कार्यकाल समाप्त होते होते, मेरे पास पत्र है, मैं आपको देता हूँ, व्हाट्सएप दे दूंगा। उस पत्र को जब ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बन गए तो उस पत्र पर पत्राचार शुरू कराया भाजपा के लोगों ने, और इतना दबाव बनाया उनके ऊपर कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत साथी थे। मेरा ऐसा मानना था कि गड़बड़ ये नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, ये डिगने वाले नहीं हैं, लेकिन दबाव में आ गए और उसी भय के मारा कि हमारा पद चला जाएगा, वो भाजपा में चले गए। और जब राजा महाराजा इस देश के चले गए तो लाला विद्यासागर शुक्ला ही थे, छोटे कार्यकर्ता थे, ये भी चले गए। तो लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या वर्तमान सरकार कर रही है, इसके कोई एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण इस देश के अंदर हैं, इस प्रदेश के अंदर है। उसी का एक नमूना है हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष भाजपा में जाना, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे यह वर्ष चुनाव का ही है, आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर इस बार आपकी रणनीतियां क्या है? क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो पार्टी कहीं ना कहीं भरोसा फिर से आप पर जता सकती है, ऐसा सुनने और देखने को मिलता रहता है। तो आने वाले समय के लिए आपकी रणनीतियां क्या हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि विधानसभा स्तर का चुनाव जिस भी व्यक्ति को लड़ना है, उसकी तैयारी बूथ स्तर पर होनी चाहिए। और दोनों चुनाव जो मैं हारा, इसके लिए मैं किसी और को दोषी नहीं मानता, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। और हमारे यहाँ 231 पोलिंगें हैं। 231 पोलिंगों में मेरा खुद का जो मेरी उपस्थिति होनी चाहिए जन जन के बीच में, वो बहुमत के करीब नहीं थी, मैं ऐसा मानता हूँ। जनता ने मुझे 2013 में 37,700 वोट मिला था, लगभग 38,000 के आसपास, और इस बार मुझे मिला 48,000 के आसपास वोट मिला है। 47,000 कुछ वोट मिला है, 600 वोट मिला है, 600 कुछ वोट मिला है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी हमेशा से रही है, संगठन बेस्ड पार्टी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करता हूं इस मसले पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैडराइज वर्कर हैं, और उन्होंने हर विधानसभा को जिस तरीके से व्यवस्थित किया, चूँकि सरकार में रहे वो, तो उन्होंने जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ा, उसका परिणाम था कि उनको जीत हासिल हुई। और मैं समझता हूँ जिले में त्योंथर विधानसभा ऐसी सीट थी जिसके बारे में जन चर्चा थी कि त्योंथर कांग्रेस जीतेगी ही, पर हम हार गए सिर्फ अपनी व्यक्तिगत कमियों की वजह से। और जो मुझसे गलतियाँ पिछली बार हुई थी, उन गलतियों को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं दिन रात एक करके क्षेत्र में जुटा हूँ। और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ एक तरफा जीतेगी। और मेरा प्रयास भी है कि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वो गलती मेरे लिए इस चुनाव में अब अंतिम गलती को कवर करते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। मेरी और मेरी समस्त टीम की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। एक मसला और था कि त्योंथर में कांग्रेस में हमेशा बिखराव दिखा है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके आंदोलन में और नेता नहीं दिखाई दिए, और के आंदोलन में आप नहीं दिखाई दिए। इन सब में क्या सच्चाई है? जो मैंने भी आपसे बात कहा है कि संगठनात्मक रूप से हमारा दल कहीं कहीं कमज़ोर था, और कमलनाथ जी के आने के बाद जो इस तरीके से मंडलम, सेक्टर, बूथ कमेटी, अभी हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी त्योंथर आए थे, और जो प्रश्न आपने किया है बिखराव को लेके और गुटबाजी को लेके, कहीं ना कहीं उन सब में हम ड्रेसिंग करने में लगे हुए हैं। और काफ़ी हद तक, जैसा आपके पास जानकारी भी होगी, काफ़ी हद तक हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कुछ अब आगे गलती हम सब मिलकर नहीं करेंगे। और अभी आपने एक बात और कही है कि बाहरी प्रत्याशी की बात अभी आपने की कि नहीं की? देखिए, है क्या कि कांग्रेस बड़ा दल है। मेरा ऐसा मानना है, जन भावना भी ये है कि बाहरी प्रत्याशी को अन्य जगहों पे मौका देने का कोई औचित्य नहीं है। जो जहाँ के हैं वहीं से अपना लड़ें चुनाव। जनता भी चाहती है, हम सब भी चाहते हैं, जो स्थानीय हमारे लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और एक बात मैं और जोड़ रहा हूँ, आपके प्रोसेस थोड़ा सा हट के है, हमारी बात ये है, त्योंथर क्षेत्र में मेरे पूज्य पिता विधायक थे, एक टर्म उनको मिला। एक टर्म मिला यहाँ रमाकांत जी को 4 टर्म मिला, यहाँ से विधायक हुए, मंत्री भी हुए, वो भी जननेता थे। और एक नाम और है लोहसान के हमारे पंडित जी का, उनका भी कार्यकाल बड़ा लोकप्रिय कार्यकाल रहा है। बाकी के नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बाकी के रामगरीब जी भी यहाँ से विधायक हुए, हमारे पार्टी में वर्तमान समय में है वो। बाकी के कुछ नेता जो सरकार का दौर था, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, इन लोगों ने राजनीतिक अपराध किया है। यहाँ पर
ऐसे लोगों को मौका दे दिया जो विधायक बनाने लगे थे। तो जिनको विधायक बनना चाहिए था वो विधायक बने नहीं, और जो लोग विधायक बनाने लगे थे उन्होंने व्यवस्था अपने अनुकूल बना ली। उनका एक उद्देश्य था, हमको धन कमाना है। आज रमाकांत तिवारी जी बाबूजी नहीं, मैंने ये बात उनसे कही थी। मैंने अपने नेता कौशलेश द्विवेदी से भी ये बात कही है, व्यक्तिगत मिल के मैंने कही है कि कहीं ना कहीं ये गलतियां हमसे हुई हैं, इसलिए त्योंथर विधानसभा चारागाह बनता चला गया, नेता विहीन होता चला गया। तो आगे भविष्य में ऐसे अपराध ना हो, ये हम सबका सामूहिक प्रयास होगा। और जब कोई जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जो जिसके अंदर जनभावना होती है, जिसके अंदर जनता के कल्याण के भाव होते हैं, वो बेहतर करता है, वो जल्दी गड़बड़ करता नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस दंश को हम लोग जिनको हमने झेला है, आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे, और त्योंथर को वास्तव में जो हक मिलना चाहिए राजनीतिक मुकाम पर पहुंचने के बाद, वो हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी सोच वाकई काबिले तारीफ है। ये तो हमारे और जनता से जुड़े कुछ सवाल थे। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हमारी विधानसभा त्योंथर के लिए अभी हमारे नेता कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा वाइज उन्होंने घोषणा पत्र तैयार करा रहे हैं। वो अभी कमलेश्वर पटेल जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी जो हमारे वचन पत्र के कर्ता धर्ता हैं, उनके कार्यक्रम हुए थे। और विधानसभा स्तर पर जो क्या घोषणाएं हमारी होनी चाहिए, वो हमारा सारी चीज़ें एजेंडा तैयार हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि त्योंथर की एक एक इंच जमीन सिंचित हो। जो नहरें बन गई हैं ठीक है, जो नहरें नहीं बनी हैं उनको एक निश्चित समय सीमा पर सरकार बनेगी, जनप्रतिनिधि रूप हम लोगों को मौका मिलेगा, तो हमारा पहला लक्ष्य होगा कि त्योंथर की एक एक इंच जमीन सिंचित हो। फिर दूसरा, त्योंथर के अंदर बिजली की समुचित व्यवस्था हो। और तीसरी बात, जैसा मैंने स्वास्थ्य के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि त्योंथर में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ पर आईसीयू भी हो, ब्लड बैंक भी हो, और डॉक्टर भी हो यहाँ पर, और उस तरीके से त्योंथर को भी स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। और शिक्षा के मसले पर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षा के मसले पर आज हम किसी कन्या महाविद्यालय की बात नहीं करते, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से, जैसे हमारा सोनौरी वाला बेल्ट है, इस बेल्ट में कोई ना कोई शासकीय महाविद्यालय होना चाहिए। कुछ शासन की जैसे सीएम राइज स्कूलें भी खुल रही हैं, एक्सीलेंस विद्यालय यहाँ आ जाए। स्कूलें तो खुल गई लेकिन स्टाफ नहीं है, वो भी बिंदु हमने अपने घोषणा पत्र में रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय खुलने के साथ साथ वहाँ की समुचित व्यवस्था, वहाँ की जो तमाम फैकल्टी हैं वो बच्चों को मिले। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि त्योंथर में एक्सीलेंस विद्यालय है, वहाँ पर बच्चों को 10th के बाद सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ टीचर नहीं है सब्जेक्ट के। एडमिशन बच्चों का हो गया, मास्टर नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो कॉलेज है, महाविद्यालय हैं, चाकघाट महाविद्यालय, त्योंथर महाविद्यालय हो गया, यहाँ पे पीजी कोर्स नहीं है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है। ये सब हमारी प्राथमिकता में है कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। जो आवागमन के लिए जो व्यवस्था है, जो सड़कें बन गई हैं, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ आज सड़कें नहीं हैं, ऐसे बहुत से भी गाँव बचे हैं जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी हमने प्राथमिकता में लिया है। और एक एक जगह को चिन्हित करके हम उसको बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं। और हमारी जब सरकार बनेगी, हमको मौका मिलेगा, तो एक निश्चित समय सीमा पर सारे काम हम करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार में चरनोई में किसान, यहाँ के आदिवासी हरिजनों को, भूमिहीनों को पट्टा मिला था, वो आज तक जमीन पे काबिज नहीं हो पाया, उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम है, उनके पास पट्टा नहीं है। मान लीजिए मैं किसान हूँ, मेरे पूर्वजों ने उनको बसा दिया था, जब आज वो घर बना रहे हैं तो मैं उनको बनने नहीं दे रहा हूँ, मैं एसटी ले रहा हूँ। तो वो हमारी प्राथमिकता में है कि जो सरकारी ज़मीन जहाँ पर है, उन सरकारी ज़मीनों पर उनको बसाहट विधिवत बना के उनको बसाया जाए। और प्रधानमंत्री आवास जो कि अब 1 लाख सवा लाख में नहीं बन पा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री आवास का जो बजट है, इसका एक नया एस्टीमेट बने। और नए एस्टीमेट में मेरी ये मांग है कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्रों को मिले, और बाकी नगरीय क्षेत्रों के लिए जैसा भी शासन का जो निर्धारित मापदंड होगा उस रूप से उनको मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि देश के अंदर जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उस समय जो हमारी अंतरिम सरकार बनी, उस सरकार में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के लिटरेट लोग थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो दुनिया के एजुकेशन सेंटरों में पढ़ के आए थे, जिनके पास तमाम डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर 3 सब्जेक्टों से पीएचडी थे, नेहरू जी इकोनॉमिक्स से पीएचडी थे वो।
की दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं, उनको हमको दूर करके हमको उस राष्ट्र के विकास में समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है। तो जो संविधान में जो चीज़ें उन्होंने निहित की थी उस समय पर, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे जो भी संवैधानिक जो हमारा ढांचा बना था, उस संविधान के ढांचे की मर्यादा को बनाए रखते हुए समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का हमारा प्रयास होगा। उसमें त्योंथर भी अपनी सहभागिता निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक नेता होने के बावजूद आपने जो कुछ कहा है वो कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, अनूप गोस्वामी के साथ बिंद अलर्ट के लिए।